नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूरोप और चाइना के बारे में। जानेंगे इसमें कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा मेजर स्टेप लिया है जो अब चाइना के लिए जो यूरोप है वो बहुत दूर हो चुका है। जानेंगे आगे कि यूरोपीय यूनियन और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसमें क्या डील हुई थी इन दोनों के बीच में, और यूरोपीय यूनियन ने इस डील से क्यों अपने पीछे पाँव हटा लिए, और चाइना ने ऐसे कौन कौन से मेजर यूरोपीय यूनियन संगठन है और इंडिविजुअल है जिन पर बैन लगाया है इन चाइना में। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि 1989 से आज जो यूरोपीय यूनियन और चाइना की जो रिलेशन है वो सबसे निचले स्तर पर है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और चाइना के बीच में अभी 5 महीने पहले एक यूरोपीय यूनियन और चाइना इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई थी। उस डील को लेकर रेटिफाई करना था जितने भी यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। तो फिर जो डील जो रेटिफाई होना था उसको रेटिफाई करने से यूरोपीय यूनियन ने मना कर दिया कि कोई भी कंट्री इस डील को रेटिफाई नहीं करेगा। तो ऐसे कौन सी रीज़न है जो चाइना की इस डील को, क्योंकि इससे दोनों कंट्री को फ़ायदा होने वाला था क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट डील थी, और साथ में यूरोपीय यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जो उइगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में, और हांगकांग में जिस तरह डेमोक्रेसी को डेमोलिश किया जा रहा है, साथ में जो ताइवान में जिस तरह चाइना ने अपनी आर्मी भेज के वहाँ एक डिक्टेटरशिप क्रिएट किए, इन सभी ग्राउंड्स को मिलाकर यूरोपीय यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया अगेंस्ट टू चाइना। आज के समय में जो चाइना है वो यूरोपीय यूनियन में उसकी जो रीच है वो बहुत कम है, बिकॉज यूरोपीय यूनियन में बहुत ही ऐसी कम कंट्रियां हैं जिनके साथ चाइना के डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे आपका जर्मनी हो गया, या फिर इटली हो गया, या फिर नीदरलैंड हो गया। इन्हीं जो गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ चाइना के कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश है। अदरवाइज जो अन्य जो कंट्री हैं यूरोपीय यूनियन में उनके साथ चाइना की रिलेशन है वो बहुत कम है या फिर नहीं है। अब यदि हम ट्रेड की बात करें, जो आसियान ग्रुप के बाद यदि सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना किसी के साथ करता है तो वो है आपका यूरोपीय यूनियन के साथ। ये जो डील थी इन दोनों के बीच में, उस डील से जो चाइना अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज कोविड-19 के कारण उनकी जो इकोनॉमी है उसको भी मेजर हिट हुआ है। तो वो चाह रहा था कि जो हमारी जो पहुंच है वो उतनी ज़्यादा पहुंच नहीं है जितनी होना चाहिए यूरोप में। तो अपनी पहुंच को वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो यूरोप के इन्वेस्टर हैं वो चाइना में आके अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाने वाले थे, यानी कि एफडीआई आने वाली थी चाइना में। ये जो डील है, इस डील के द्वारा यूरोपीय यूनियन से क्या होना था, चाइना में इन्वेस्टमेंट आनी थी। इस इन्वेस्टमेंट के कारण चाइना की जो इकोनॉमी होती वो थोड़ा रिवाइव करती। अब मैं यदि आपको एक और फैक्ट दूं यहाँ पे, जिस तरह इंडिया में जब हम लेके आए थे एलपीजी, तो एलपीजी के साथ जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमारे ऊपर एक शर्त रखी थी कि आप अपनी कंट्री में एलपीजी लेके आइए तभी हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। ऐसी शर्त थी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF उस समय उसने। तो सेम आज के समय जो डील हुई थी यूरोपीय यूनियन और चाइना के बीच में, इन्वेस्टमेंट डील, इस इन्वेस्टमेंट डील के द्वारा क्या होता था, क्या होना था, इस इन्वेस्टमेंट डील के द्वारा क्या होना था कि चाइना में जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है यूरोप से, उसके साथ यूरोपीय यूनियन ने शर्त रखी थी कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रखोगे, आप डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट दोगे, आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे। तो जो नॉर्म्स डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट इन सब के बारे में बात करी थी यूरोपीय यूनियन ने, लेकिन इन बातों का जैसे ही वायलेशन किया चाइना ने क्या किया कि जो वहाँ के कुछ लोग थे यूरोपीय यूनियन के, 5 जिनमें कुछ ग्रुप्स थे जो कि NGOs वगैरह थे, और 5 जो पर्सन थे वो यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट्री थे, इन सभी को चाइना ने अपने कंट्री में आने के लिए बैन कर दिया। तो इसी रीजन से क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन ने गुस्सा दिखाया। इसी रीजन से यूरोपीय यूनियन ने गुस्सा दिखाया कि भाई ये तो अभी अपनी बात नहीं मान रहे, फिर बाद में क्या बात मानेंगे। तो ये जो डील साइन हुई थी इन दोनों के बीच में, बहुत दिनों के बाद इसको रेटिफाई करने से इन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि चाइना ने सिर्फ क्या यूरोप के ही जो कुछ लोग थे उनके ऊपर ही सिर्फ सैंक्शन लगाए, या वर्ल्ड में और कौन कौन सी कंट्री है जिनकी लोगों के ऊपर या फिर वहाँ के NGOs के ऊपर अपने मतलब सैंक्शन इस्टेब्लिश किए। तो यहाँ कुछ और कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो वर्ल्ड में
मुख्य मुख्य जो वर्ल्ड में लीडिंग डेमोक्रेसी है, चाहे आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, प्रॉपर वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उनको भी चाइना में आने के लिए बैन कर दिया है इन्होंने। क्योंकि जब वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ह्यूमन राइट की बात करेंगे, रूल ऑफ द लॉ की बात करेंगे, या फिर जो पर्सन्स की जो राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट, उनकी बात करेंगे, तो वहाँ के चाइनीज़ पीपल में इन सब के लिए अवेयरनेस आएगी। इन चीज़ों से बचने के लिए चाइना क्या करता है, जो ऑफिशियल होते हैं, जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं चाइना में आके, उन सभी को चाइना अपने से दूर रखना चाहता है। इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि चाइना में आप नहीं आओगे। अब आगे यदि हम बात करें इसमें कि यूरोपीय यूनियन की जो लॉ मेकर है, उनका कहना है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो एक संगठन है, उसके जो नियम है उनको भी रेटिफाई उन्होंने अभी तक नहीं किया है। उनको वो जो नियम है उनको रेटिफाई करना चाहिए। कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक नियम है फोर्स लेबर का, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी से लेबर नहीं करवा सकते, उसको भी चाइना ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। जबकि चाइना यूएनएससी का भी मेंबर है, वो भी परमानेंट मेंबर, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल का मेंबर होते हुए भी आज तक उसने जो यूएन का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पार्ट है आईएलओ, उसकी एक पर्टिकुलर लेबर फोर्स को जो लेबर फोर्स के विरोध में काम करता है, उसको तक रेटिफाई नहीं किया है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि ये जो फोर्स लेबर को लेकर जो कानून बनाया था आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक रेटिफाई नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि यूएसए कितना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और दूसरी बात, वहाँ कितने ह्यूमन राइट की बात होती है, कितने फंडामेंटल राइट की बात होती है, फिर भी आज तक यूएसए ने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया अपनी कंट्री में फोर्स लेवल को लेकर कि किसी से आप फोर्स लेवल करवा सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा कंट्री चाइना, वर्ल्ड की दोनों इकोनॉमी है आज के समय, सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें अपन तो वर्ल्ड में ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इन दोनों ने ही क्या नहीं किया, आईएलओ के जो नियम कानून बनाए थे उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रही हैं ये। जबकि चाइना ने तो जो यूएन की एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, एक कन्वेंशन है, उसको तक भी रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि इसमें सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट की बात की जाती है कि आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको सिविल राइट किस प्रकार प्रोवाइड करना है और पॉलिटिकल राइट किस प्रकार प्रोवाइड करना है। तो इन सब को लेकर इसमें एक प्रॉपर मैनेज किया हुआ है कि आप दुनिया में किस तरह आप अपने जो नागरिक हैं, जो अपने नेशनल हैं, उनको किस तरह से आप सिविल राइट दोगे या किस तरह से आप पॉलिटिकल राइट दोगे। यदि मैं सिविल राइट की बात करूं तो वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अपन पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल राइट में आपका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, या फिर इलेक्शन में वोट करना, ये दो ही पॉलिटिकल राइट होते हैं। इनके बारे में अभी तक रेटिफाई नहीं किया। बात करें यहाँ पे कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने ये बोला कि हम अभी भी एक सुपर पावर है इन द वर्ल्ड, बिकॉज जो हमारी इम्पोर्टेंस है इस वर्ल्ड में, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफेंड करती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो किस तरह हमें रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ, ये सभी ग्राउंड यदि चाइना फॉलो करता है अपनी कंट्री में तो ही हम इस डील को रेटिफाई करेंगे, अन्यथा इस डील को हम रेटिफाई नहीं करेंगे। इसीलिए जो यूरोपीय यूनियन बोलता है सीधा सीधा कि हम अभी भी वर्ल्ड को शेपिंग करने में, वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें हमारा इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो इम्पोर्टेंट डील की ही क्यों ना हो, चाहे क्लाइमेट हो या फिर किसी आपदा से लड़ना हो जो दुनिया के लिए खतरा पैदा हो, हम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में।